आप अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। मैं सभी सफल अभ्यर्थियों और उनके परिवारजनों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, सेना में आकर सुरक्षा बलों के साथ जुड़कर पुलिस सेवा में आकर हर युवा उसका सपना होता है कि वो देश की रक्षा का प्रहरी बने, और इसलिए आप पर बहुत बड़ा दायित्व होता है। इसलिए आपकी जरूरतों के प्रति भी हमारी सरकार बहुत गंभीर रही है। बीते कुछ वर्षों में अर्धसैनिक बलों की भर्ती प्रक्रिया में हमने कई बड़े बदलाव किए हैं। आवेदन से लेकर चयन तक की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा अब 13 स्थानीय भाषाओं में भी कराई जा रही है। पहली ऐसी परीक्षा में सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी चुनने का ही विकल्प होता था। अब मातृभाषा का मान बढ़ा है। इस बदलाव से लाखों युवाओं के लिए रोजगार पाने के रास्ते खुल गए हैं। पिछले वर्ष भी छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों में सैकड़ों आदिवासी युवकों की नियुक्ति की गई थी। इन्हें नियमों में छूट देकर सुरक्षा बल में भर्ती पाने का अवसर दिया गया ताकि विकास की मुख्य धारा से जुड़े रहें। इसी तरह बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट और उग्रवाद प्रभावित जिलों के युवाओं के लिए कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में कोटा बढ़ाया गया है। सरकार के प्रयासों से अर्धसैनिक बलों को लगातार मजबूती मिल रही है। साथियों, देश का विकास सुनिश्चित करने में आपके दायित्व की महत्वपूर्ण भूमिका है। सुरक्षा का वातावरण, कानून का राज विकास की रफ्तार को तेज कर देता है। आप यूपी का उदाहरण ले सकते हैं। कभी यूपी विकास के मामले में बहुत पीछे था और अपराध के मामले में बहुत आगे, लेकिन अब कानून का राज स्थापित होने से यूपी विकास की नई ऊंचाई छू रहा है। कभी गुंडों माफिया की दहशत में रहने वाले उत्तर प्रदेश में आज भयमुक्त समाज की स्थापना हो रही है। कानून व्यवस्था का ऐसा शासन लोगों में विश्वास पैदा करता है, और जब अपराध कम हुआ है तो यूपी में निवेश भी बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इसके उलट हम ये भी देखते हैं कि जिन राज्यों में अपराध चरम पर है वहां निवेश भी उतना ही कम हो रहा है। सारे रोजी रोटी के सारे काम ठप पड़ जाते हैं। मेरे परिवारजनों, आजकल आप लगातार
पढ़ते भी हैं और देखते भी हैं कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत इस दशक में टॉप 3 अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाएगा। और ये गारंटी जब मैं आपको देता हूं ना, बड़ी जिम्मेवारी के साथ मेरे देशवासी, मेरे परिवारजनों को ये मोदी गारंटी देता है। लेकिन जब आप ये पढ़ते हैं तो एक सवाल आपके मन में जरूर आता होगा कि इसका देश के सामान्य नागरिक पर क्या असर होगा। और ये सवाल बहुत स्वाभाविक भी है। साथियों, किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने के लिए ये जरूरी है कि देश के हर सेक्टर का विकास हो। फूड सेक्टर से लेकर के फार्मा तक, स्पेस से लेकर के स्टार्टअप तक, जब हर सेक्टर आगे बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ेगी। आप फार्मा इंडस्ट्री का उदाहरण ले लीजिए। महामारी के समय भारत के फार्मा इंडस्ट्री की बहुत सराहना की गई। आज ये इंडस्ट्री 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है। और कहा यह जा रहा है कि 2030 तक भारत की फार्मा इंडस्ट्री करीब 10 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी। अब ये फार्मा इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस दशक में फार्मा इंडस्ट्री को आज की तुलना में कई गुना ज्यादा युवाओं की जरूरत पड़ेगी। रोजगार के अनेक नए अवसर आएंगे। साथियों, आज देश में ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स, इस इंडस्ट्री में भी बहुत तेजी से बढ़त देखने को मिल रही है। फिलहाल ये दोनों इंडस्ट्री 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है। आने वाले वर्षों में इसके और बढ़ने की उम्मीद है। इस ग्रोथ को संभालने के लिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी बहुत सारे संख्या में नए युवकों की जरूरत होगी, नए लोगों की जरूरत पड़ेगी, रोजगार के अनगिनत अवसर बनेंगे। आपने देखा होगा कि इन दिनों फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के महत्व की भी काफी चर्चा होती है। भारत का फूड प्रोसेसिंग मार्केट पिछले साल करीब 26 लाख करोड़ रुपए का था। अब अगले 3-3.5 साल में ये सेक्टर करीब 35 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। यानी जितना विस्तार होगा उतने अधिक युवकों की जरूरत पड़ेगी, उतने नए रोजगार के मौके खुल जाएंगे। साथियों, भारत में आज इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हो रहा है। पिछले 9 साल में केंद्र सरकार ने 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए हैं। इससे देश भर में कनेक्टिविटी का विस्तार तो हो ही रहा है। इसने पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में नई संभावनाओं को जन्म दिया है। और नई संभावनाओं का सीधा मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके बनते जा रहे हैं।
साथियों, 2030 तक हमारी अर्थव्यवस्था में टूरिज्म सेक्टर का योगदान 20 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा होने का अनुमान है। माना जा रहा है कि अकेले इस इंडस्ट्री से 13 से 14 करोड़ लोगों को नए रोजगार की संभावना बढ़ने वाली है। इन सारे उदाहरणों से आप समझ कर सकते हैं कि भारत का विकास सिर्फ नंबर की रेस नहीं है। इस विकास का भारत के हर नागरिक के जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर तैयार हो रहे हैं और इससे आय में बढ़ोतरी और क्वालिटी ऑफ लाइफ सुनिश्चित हो रही है। हम परिवार में भी देखते हैं ना, अगर हम किसान हैं, अच्छी फसल हुई, ज्यादा फसल हुई, अच्छे दाम मिले तो घर के अंदर कैसे रौनक आ जाती है। कपड़े नए आते हैं, बाहर जाने का मन करता है, नई चीजें खरीदने का मन करता है। घर की अगर आय बढ़ी तो घर के लोगों के जीवन में भी बदलाव आता है। जैसे परिवार में है ना, देश में भी वैसा ही है। जैसे देश की आय बढ़ती है, देश की ताकत बढ़ती है, देश में संपत्ति बढ़ती है, तो देश के नागरिकों का जीवन संपन्न बनना शुरू हो जाता है। साथियों, पिछले 9 वर्षों के हमारे प्रयासों से परिवर्तन का एक और नया दौर दिखने लगा है। पिछले साल भारत ने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया। ये संकेत है कि दुनिया भर के बाजारों में भारतीय सामानों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब है कि हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ा है और प्रोडक्शन के लिए जो नए नौजवान लगे उसके कारण रोजगार भी बढ़ा है और स्वाभाविक है इसके कारण परिवार की आय भी बढ़ रही है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता देश है। देश में मोबाइल फोन की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है। सरकार के प्रयासों ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को भी कई गुना बढ़ा दिया है। अब देश मोबाइल से आगे बढ़कर दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर भी फोकस कर रहा है। आईटी हार्डवेयर प्रोडक्शन के लिए क्षेत्र में हम वैसी ही सफलता दोहराने वाले हैं जैसी मोबाइल के क्षेत्र में हासिल की है। वो दिन दूर नहीं होगा जब मोबाइल की तरह ही भारत में बने एक से बढ़कर एक लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर दुनिया में हमारी शान बढ़ाएंगे। वोकल फॉर लोकल के मंत्र पर चलते हुए भारत सरकार भी मेड इन इंडिया लैपटॉप, कंप्यूटर जैसे अनेक प्रोडक्ट्स खरीदने पर जोर दे रही है। इससे मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ी है और युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके भी बन रहे हैं। इसलिए मैं फिर कहूंगा, अर्थव्यवस्था के इस पूरे चक्र को संभालने की, इसे सुरक्षा देने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप सभी, जब ये सुरक्षा कर्मी के रूप में
आपका जीवन आरंभ हो रहा है, आपका कार्य आरंभ हो रहा है, तो कितनी जिम्मेवारी आपके सर पर है, इसका आप भली भांति अंदाज लगा सकते हैं। मेरे परिवारजनों, 9 साल पहले आज के ही दिन प्रधानमंत्री जन धन योजना लॉन्च की गई थी। इस योजना ने गांव और गरीब के आर्थिक सशक्तिकरण के साथ ही रोजगार निर्माण में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। 9 साल पहले देश में बहुत बड़ी संख्या में लोगों के पास बैंक खाता ही नहीं था, बेचारों ने बैंक का दरवाजा नहीं देखा था। लेकिन जनधन योजना के कारण बीते 9 वर्षों में 50 करोड़ से ज्यादा नए बैंक खाते खुल चुके हैं। इस योजना से गांव गरीब तक सरकारी लाभ सीधे पहुंचाने में तो मदद मिली ही है, और साथ ही महिलाओं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के रोजगार और स्वरोजगार को इससे बहुत बल मिला है। जब गांव गांव में बैंक खाते खुले तो इसके लिए बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट्स के रूप में, बैंक मित्र के रूप में लाखों युवाओं को अवसर मिले। बैंक मित्र हो, बैंक सखी हो, इसके रूप में हमारे हजारों बेटे बेटियों को रोजगार मिला। आज 21 लाख से अधिक युवा साथी बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट, या तो कहें बैंक मित्र या बैंक सखी के रूप में गांव गांव में सेवाएं दे रहे हैं। बड़ी संख्या में डिजिटल सखियां महिलाओं और बुजुर्गों को बैंकिंग सेवा से जोड़ रही है। इसी प्रकार जनधन योजना ने रोजगार और स्वरोजगार के एक बड़े अभियान मुद्रा योजना को बल दिया। इससे महिलाओं सहित उन वर्गों को छोटे छोटे बिजनेस के लिए लोन लेना आसान हुआ जो कभी इसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। इन लोगों के पास बैंकों को देने के लिए कोई गारंटी नहीं होती। ऐसे में सरकार ने खुद उनकी गारंटी ली। मुद्रा योजना से अभी तक 24 लाख करोड़ रुपए से अधिक के लोन दिए जा चुके हैं। इसमें करीब 8 करोड़ साथी ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार कोई बिजनेस शुरू किया है, अपना काम शुरू किया है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत करीब करीब 43 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को, रेहड़ी पटरी वाले जो लोग होते हैं ना हमारे, पहली बार बैंकों से बिना गारंटी का ऋण स्वीकृत हुआ है। मुद्रा और स्वनिधि के लाभार्थियों में बड़ी संख्या में महिलाएं, दलित, पिछड़े और मेरे आदिवासी युवा हैं। जनधन खातों ने गांवों में महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मजबूत बनाने में भी बहुत मदद की है। आजकल तो मैं गांव में जाता हूं, जब महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को मिलता हूं तो कई तो उसमें से आगे गए, मैं तो लखपति दीदी हूं। ये सब इसी से संभव हुआ है। सरकार जो आर्थिक मदद करती है वो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं के बैंक खातों में अब सीधे जमा होता है।
जनधन योजना ने देश में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन को गति देने में जो भूमिका निभाई है वो वाकई हमारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के लिए अध्ययन का विषय है। साथियों, अब तक रोजगार मेले के अनेक आयोजनों में लाखों युवाओं को मैं संबोधित कर चुका हूं। उन युवाओं को पब्लिक सर्विस या अन्य क्षेत्रों में रोजगार मिला है। गवर्नमेंट और गवर्नेंस में बदलाव लाने के मिशन में आप सभी युवा मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आप सभी उस पीढ़ी से आते हैं जहां सब कुछ बस एक क्लिक पर मिल जाता है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि लोग हर सर्विस की तेज डिलीवरी चाहते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज की पीढ़ी समस्याओं का टुकड़ों में समाधान नहीं चाहती, उन्हें स्थायी समाधान चाहिए। इसलिए पब्लिक सर्वेंट्स होने के नाते आपको ऐसे फैसले लेने होंगे, ऐसी जिम्मेवारियां निभानी होगी, हर पल ऐसे तैयार रहना होगा जो लंबे समय तक लोगों के लिए फायदेमंद हो। आप जिस पीढ़ी से संबंध रखते हैं वो कुछ हासिल करने का इरादा रखती है। ये पीढ़ी किसी का फेवर नहीं चाहती, वो बस ये चाहती है कि कोई उनके रास्ते का रोड़ा ना बने। इसलिए पब्लिक सर्वेंट्स के तौर पर आपके लिए ये समझना बहुत आवश्यक है कि सरकार जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमेशा जनता की सेवा के लिए है। आप ये समझते हुए काम करेंगे तो कानून व्यवस्था को बनाए रखने में भी आपको बहुत मदद मिलेगी। साथियों, अर्धसैनिक बलों में अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को पूरा करने के साथ साथ आप सीखते रहने की प्रवृत्ति को भी बनाए रखें। आप जैसे कर्मयोगियों के लिए आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल पर 600 से ज्यादा अलग अलग कोर्सेज उपलब्ध है, सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं। 20 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों ने इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है। वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, परीक्षाएं दे रहे हैं। मेरा आग्रह है कि आप सब भी इस पोर्टल से पहले दिन से जुड़ जाइए और पहले दिन से तय कीजिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज करूं, ज्यादा से ज्यादा सर्टिफिकेट कोर्स करूं, ज्यादा से ज्यादा सर्टिफिकेट प्राप्त करूं। और आप देखिए, जो सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, वो सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है, आपके जीवन में उत्तम से उत्तम ड्यूटी करने के लिए है। एक श्रेष्ठ अफसर बनने का सामर्थ्य उसमें पड़ा हुआ है। साथियों, आपका क्षेत्र यूनिफॉर्म की दुनिया का है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, फिजिकल फिटनेस में जरा भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, क्योंकि आपका काम समय के बंधनों में बंधा हुआ नहीं होता है। मौसम का हर मार आपको झेलना पड़ता है। फिजिकल फिटनेस ये आपके विभाग में काम करने वालों के लिए बहुत जरूरी है। फिजिकल फिटनेस से ही आधा काम तो यूं ही हो जाता है। अगर आपके ढंग से आप खड़े हैं तो कानून व्यवस्था संभालने में कुछ करना नहीं पड़ता है, खड़ा रहना ही काफी हो जाता है। दूसरा मेरा मत है, आपकी ड्यूटी में तनावपूर्ण पल बहुत बार आते हैं।
छोटी छोटी बात में तनाव आ जाता है। योगा ये आपके जीवन में नित्य प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप देखेंगे एक संतुलित मन आपके कार्य के लिए बहुत बड़ी ताकत देगा। योगा ये सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। स्वस्थ मन के लिए, संतुलित मन के लिए और आप जैसे लोगों की ड्यूटी में तनाव से मुक्त रहने के लिए ये जीवन का हिस्सा होना बहुत जरूरी है। साथियों, देश 2047 में जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब आप सरकार में बहुत उच्च पद पर पहुंचे होंगे। ये 25 साल देश के और ये 25 साल आपकी जिंदगी के कितना अद्भुत संयोग है। अब मौका आपको नहीं गंवाना है। अपनी पूरी शक्ति, सामर्थ्य, जितना उसका विकास कर सकते हैं करिए, जितना ज्यादा समर्पण कर सकते हैं करिए, जितना ज्यादा जन सामान्य के जीवन के लिए अपने जीवन को खपा दें। आप देखिए जीवन में एक अद्भुत संतोष मिलेगा, एक अद्भुत आनंद मिलेगा और आपके व्यक्तिगत जीवन की सफलता आपको संतोष देगी। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। So 51,000 appointment letters have been distributed by the Prime Minister's Rozgar Mela. The Prime Minister, of course, speaking on various issues, also talking about India being the fastest growing economy. You are watching Republic TV. On the other side, it is day 11 of Article 370 abrogation hearing that's currently underway in Supreme Court. The pivotal power descent has begun and the lander module is propelling towards the moon's surface along the intended trajectory. बेस के एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। ये देख सकते हैं कि हम प्रधानमंत्री जी, सर, वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। इंडिया इज ऑन द मून। भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका।
pivotal power. The pivotal power descent has begun and the lander module is propelling towards the moon's surface along the intended trajectory. बेस के एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। ये देख सकते हैं कि हम प्रधानमंत्री जी, sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। The pivotal power descent has begun and the lander module is propelling towards the moon's surface along the intended trajectory. बेस के एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। ये देख सकते हैं कि हम प्रधानमंत्री जी, sir, we have achieved soft landing on Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. A recap of our top stories. India's golden boy Neeraj Chopra does it again, becomes the first Indian to bag gold at the World Athletics Championship. Mega celebrations as Neeraj Chopra scripts history once again. The Prime Minister extends his congratulations. After the VHP's call for a yatra, security is heightened in no internet services remain suspended. Political face-off erupts as the VHP begins its yatra. OAC and Congress question the Qatar government over law and order. And one person is arrested after an explosion in Bengal that claimed at least 8 lives. The BJP seeks the NIA probe. Well, security has been heightened in No following the call for another procession that has been given out by the VHP. Section 144 has been imposed in the district after the Haryana government refused permission to the Vishwa Hindu Parishad to hold a Shobha Yatra. The Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar has also said that permission for the Yatra has been denied in the wake of violence that took place in the area a few weeks ago. Meanwhile, several VHP leaders have been blocked from entering No. We are given to understand that even as Section 144 has been imposed, administration officials have said that borders surrounding the district have been completely sealed and entry is not being allowed to anybody except for locals from the area. Now this even as the VHP has announced plans to go ahead with the Brij Mandal Jalabhishek Yatra. Now permission for the Yatra has been denied by the authorities earlier, keeping in view also the G20 Sherpa meeting, which is to be held on 3rd to 7th September in the district. Let's go across to Harsha, who's reporting on this, and she's joining us live right now. She, I think, is reporting from Sohna. Harsha, good morning. Harsha, of course, all entry and exit points for No seem to have been sealed at the moment, and Section 144 is in place, but give us an overall view of what's happening. So,
Nupur, let me to show you the visuals because the high security arrangements have been done at various checkpoints, and right now I am 100 meter ahead of the Sona Toll Plaza. The police officials could clearly be seen over here, and also different leaders from VHP, from Brij Mandal, and different Hindu organizations as well are being thoroughly checked, and many have also been denied permission. Now, Nupur, where exactly I am standing right now, Jagat Guru Seer Acharya Paramhans was stopped here, and right now in the visuals could be seen that he is sitting here, and he has clearly stated that he will do a fast until he will not be allowed to go to Nu. आचार्य परमहंस जी, बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि आपको यहाँ पे क्यों रोका गया है, कितनी देर से आप यहाँ बैठे हैं और पुलिस द्वारा क्या कहा जा रहा है? लगभग 4 घंटे से मुझे रोका गया है और पुलिस वाले कहे कि आगे जाने की अनुमति नहीं है, तो हमने कहा चलो मैं यहीं श्रद्धांजलि देके यहीं से जल चढ़ा के वापस चले जाता हूं, तो हमको कहे पीछे भी नहीं जाने देंगे। तो मैंने फिर अन्न जल का परित्याग करके अमन अनशन शुरू कर दिया। अब जब तक हमें जाने की अनुमति नहीं मिलेगी जलाभिषेक की, तब तक मेरा अनशन जारी रहेगा। प्रशासन का कहना है कि वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ जो लोग इकट्ठा हैं विशेष समुदाय के, वो आपको जिंदा जला सकते हैं। तो हमने कहा कि देखिए, अगर जिंदा आपको ये डर लग रहा है तो इसका मतलब यहाँ अपराध चरम पर है, और अपराध चरम पर है तो उनको उस अपराध को रोका जाना चाहिए। लेकिन कई सारे लोग हैं आचार्य जी जिनको अनुमति दे दी गई है। वीएचपी के आलोक कुमार हैं, वो आगे बढ़ चुके हैं, नू के अंदर जा चुके हैं, लेकिन आपको यहाँ पे रोका गया है। क्या लॉ एंड ऑर्डर का खतरा केवल आपको है, ऐसा कहा जा रहा है पुलिस कर्मियों द्वारा, या फिर आपके साथ लोग ज्यादा हैं? नहीं, देखिए, हमारे साथ जितने लोग थे उनको मैंने दिल्ली से ही सबको रवाना कर दिया था। हमने कहा कि वहाँ जो है धारा 144 से कोई मत जाइए, हम वहाँ 1-2 लोग जा रहे हैं, और प्रशासन कह रहा है कि अगर आप जाएंगे तो आपको जिंदा जला दिया जाएगा। अब बीएचपी ने तो वो जो है बीएचपी वाले भी कहे थे कि हम जो है तो हमको अनुमति की जरूरत नहीं है, तो उनको जाने दिया गया, अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं जाने दिया जा रहा है। इसका रीजन बताएं कि एक जगत गुरु शंकराचार्य को आप किस आधार पर यहाँ रोके हुए हैं एक मंदिर में जाने से? कब तक आप यहाँ पर बैठने वाले हैं, और पुलिस द्वारा आपका फोन भी जब्त कर लिया गया है, कब तक यहाँ पर बैठ के आमरण अनशन करेंगे? या तो मुझे अनुमति दी जाए, नहीं तो हम मर जाएंगे यहाँ, हमने अन्न जल छोड़ दिया है। या तो मैं यहाँ से मरने के बाद मेरी अर्थी उठेगी, या जबरदस्ती लोग अरेस्ट करके कहीं ले जाए तो बात अलग है, वैसे मैं उठूंगा नहीं। लेकिन आपको नहीं लगता कि नू की स्थिति सामान्य नहीं है? 1 महीना पहले ही वहाँ पे हिंसा की घटना हुई थी, ऐसे में जाना वहाँ पे और भी ज्यादा माहौल खराब कर सकता है, इसीलिए लगातार पुलिस कर्मी ये कह रहे हैं कि मत जाइए। देखिए, हिंसा की जो घटना हुई थी वो कहीं न कहीं से प्रशासन की नाकामयाबी है। प्रशासन उस समय जो शक्ति बरतनी चाहिए शक्ति नहीं बरती। हमारे लोगों की हत्या हुई वहाँ, हमारे लोग वहाँ किसी मस्जिद में भगवा झंडा लगाने नहीं गए थे, अपने मंदिर में गए थे। अगर हमारे लोग कहीं मस्जिद में जाते तब तो ये कह सकते थे, अगर हम मंदिर में जा रहे हैं तो हमारे मंदिर में जाने से हम ही को खतरा बताया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ का प्रशासन जो है कामयाब नहीं है। So Nupur, we were listening to Seer Jagat Guru Acharya Paramhans, who has come all the way from Ayodhya and wanted to go to the Shiv temple in the Noor, which is the Nalhar temple, where he wanted to perform the prayers over there, but he has been denied the permission. Let me show you more visuals because several vehicles of police officials could clearly be seen, and they are thoroughly checking each and every vehicle and not giving any permission to the seer or to the different leaders of Brij Mandal to go further towards Nu, and at several checkpoints and check nakas also the vehicles are being thoroughly checked, and right now from Sona toll only the 35-kilometer distance is of the place where exactly the Nalhar temple is there. Back to you, Nupur. Absolutely. Harsha, do stay on with us. I'm going to go across to Piyush Ori also. He's reporting live from Nu. Piyush, as Harsha is pointing out, one of the seers has been stopped at Sohna. But what's the situation in Nu? Because there were some reports that seem to suggest... All right, we are getting some breaking news that the Delhi High Court has now taken suo motu cognizance of an incident where a minor girl was allegedly raped and impregnated as well as tortured by Premode Khaka, who's an official in the Delhi government's Women and Child Development Department. Now, the Delhi High Court has remarked that the survivor should get due protection and compensation and sought a report from the police as well as the Department of Women and Child Development. So the High Court over there taking suo motu cognizance of that incident. Now, this incident, of course, has brought the focus back on women's safety in the country. Let's go across to Sambhav to get more details of what happened. Sambhav, tell us, what did the court say?
Well, the matter was that in the Delhi High Court, wherein the High Court has taken the suo motu cognizance of the matter and this Delhi minor rape case, and Delhi High Court has passed certain directions in this to the Delhi police and other bodies, wherein the court questioned the Delhi police of the actions it has taken in this matter regarding the girl's identity disclosure that should remain anonymous and that should not come out in public. And Delhi High Court have sought a report also in this matter from police and the Department of Women and Child Development. However, the detailed order in this matter is awaited. The next hearing in this matter is slated for September 14th. All right, now we are given to understand that the High Court has also sought a report from the police as well as the Women's Ministry and Child Development Ministry. Well, it's the Department of Women and Child Development, which comes under the government of Delhi, and the Delhi Police, from which the Delhi High Court has asked to submit a report in a time-bound manner, as the next hearing is slated for September 14th. Plus, the court has asked the police to ensure that the identity of the victim girl is protected and not revealed. All right, Sambhav reporting on that. Thank you for joining us from New Delhi. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. And here's a quick look at what else is making news. Within 4 hours, 2 NEET aspirants have allegedly committed suicide in 2 separate incidents in Rajasthan's Kota Sunday, taking the total toll to 22 this year. 17-year-old Avishkar jumped from the 6th floor of his coaching center building in Jawahar Nagar. 4 hours after his death, 18-year-old Adarsh Raj, who was also preparing for the competitive exam, hanged himself in his rented flat. In an update coming in from an illegal firecracker factory, explosion took place in the North 24 Parganas of West Bengal yesterday. The death toll has now reached 8. 10 people have been injured and have been admitted to hospital. A fresh arrest has been made in the case. The arrested accused has been identified as Shafiq Ali, who used to run the cracker business from the illegal factory. Prime Minister Modi has distributed 51,000 appointment letters to newly inducted recruits in the government departments and organizations under the Rozgar Mela through video conferencing. The Prime Minister also addressed these appointees on the occasion. An Indian Air Force contingent has reached Egypt to participate in Bright Star's 23-year biennial multilateral tri-services exercise scheduled to be held at Cairo West Air Base from the 27th of August to the 16th of September. Nearly 6.75 lakh pots of flowering plants and foliage will adorn designated roads and venues in Delhi for the G20 summit next month. After a preparatory meeting headed by the Lieutenant Governor V.K. Saxena, the directions were issued identifying agencies who would undertake this drive, and they were tasked with procuring a specific number of plants and pots. 4 youths were allegedly thrashed in a village in Ahmednagar district of Maharashtra. An FIR has been registered in the case on the complaint of one of the victims. 1 person has been arrested so far. 42 passengers who survived the Tamil Nadu train fire have reached Lucknow. Yes, the Commissioner of Railway Safety has commenced his inquiry into the compartment fire accident. He said that it would take at least a month to complete the inquiry and submit the report to authorities. Water level of the Brahmaputra river has crossed the danger mark in Dibrugarh in Assam. People living in low-lying areas have been asked to move to safer locations. A fire broke out at a tarpaulin factory in UP's Unnao. Thick plumes of smoke were seen billowing out from the factory. No loss of life has been reported. The Assam Rifles has recovered 265 kilograms of marijuana worth 13.25 lakh rupees in Ashigar Mandai, West Tripura.
as part of the Assam Rifles crackdown on narcotics. The Assam Rifles has seized this contingent. You are watching Republic TV, and still to come on Live and Breaking, India's golden boy Neeraj Chopra does it again, becomes the first Indian to bag gold at the World Athletics Championship. And the countdown begins for the mega G20 summit in the national capital to be held on the 9th and 10th of September. The pivotal power descent has begun and the lander module is propelling towards the moon's surface along the intended trajectory. बेस के एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। ये देख सकते हैं कि हम प्रधानमंत्री जी, sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. But we are now getting reports from Jammu, where several flags tied to balloons, several flags of the PTI tied to balloons have been found in areas in Rajouri and Poonch district. Pictures on your screens are of that. Now, this is not the first instance of these reported sightings. We've had instances last week also coming in from farmlands in the Rajouri and Poonch district. Let's go across to Gursimran. Gursimran, good morning. Give us more details of the incident and also tell us more about the investigation that has been launched. See, it was late last night when these balloons balloons with the PTI flags were recovered in the twin districts of Poonch and Rajouri. Soon after this incident, the police has taken the cognizance